59। 12th के अंदर मेरी परसेंटेज थी 54। घर वालों ने पीटा नहीं तुझे? उस टाइम मुझे एक शौक लगा था गेम का सर, टेकन 3 वगैरह थे सर। वीडियो गेम की दुकानें जो लगी रहती थी उसमें बच्चे लगे रहते थे सारे दिन। इतना भयंकर शौक लगा था मुझे कि जो स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनको पता लग गया था कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये गेम में फंसा हुआ है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके अलग से मारते थे। गाड़ी पार्क लगाते हैं, कार वगैरह जाते हैं, तो पार्किंग वाले से मैंने क्या कैब रखा गया आगे। तो कई बार, एक बार था मुंबई के अंदर स्टेशन के बाहर जो पार्किंग होती है वहाँ मैं गाड़ी लगाई। मैंने जब वापस आ रहा था तो पर्ची काटने के लिए आगे आता है पार्टी के लिए, तो जैसे उसने कैब देखी मेरी तो पीछे हट गया वापिस। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है क्या उसे AK-47 चलानी आती है? कई बार तो क्या है सर, वो AK-47 वगैरह सबको सिखाते चलाना। कई जगह वो एक दो से काम चला देते हैं, मतलब कई जगह वो फॉर्मेलिटी भी करते हैं। कोई 10 पॉइंट ऐसे गिना जो एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान बच्चे को जिन 10 पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और अभी जैसे महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है हिंदी भाषी और मराठी, तो तुम लोगों के साथ कभी हाथापाई नहीं करते ये शिवसेना वाले? तुम ऐसे जीएसटी इंस्पेक्टर किसी का जीएसटी बचवा सकते हो? जैसे मैं कहूँ यार हमारी कोचिंग का जीएसटी बचवा दो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मेरे साथ एक ऐसा भाई बैठा है, एक ऐसा स्टूडेंट कह सकते हैं, एक ऐसा टीचर कह सकते हैं जिसने इस समय SSC CGL 2022 में सिलेक्शन लिया एज ए पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन 2017 में उसने तैयारी करनी स्टार्ट की ऑफलाइन, और थोड़े दिन वो पढ़ा, उसके बाद उसका मन हो गया विचलित। जब मन विचलित हुआ तो उसको लगा कि अब क्या किया जाए। उसने क्या किया, ढक्कन ने अपना एक YouTube चैनल बना लिया और उस YouTube चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बोर्ड लिया, एक पेन लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाता रहा। बीच में अपने मतलब उसकी खुद की वीडियो पे एक ही व्यू आता था, और जानते हो वो एक व्यू किसका था? खुद का था। लेकिन पढ़ाता रहा। फिर कोई यार दोस्त मिला, उसको पकड़ा, बोला कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक कर दे। तो वो दोस्त क्या करते कि इसका चैनल सब्सक्राइब कर देते और वीडियो लाइक कर देते, और जैसे ही अपने दोस्त से दूर जाता वो दोबारा से अनसब्सक्राइब कर देते। ये आके देखता था कि साला 2 सब्सक्राइबर हुए थे, वापसी से एक कैसे रह गया इसमें। ये काम चलता रहा 6 महीने तक। 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू, 5 व्यू, 6 व्यू। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं एक बच्चे की मेंटल स्टेज क्या होगी कि वो अपने घर से पढ़ने के लिए निकला है, ऑफलाइन कोचिंग भी कर लिया, लेकिन अब पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा, चाहे वो कोविड के दौरान की बात हो या उसी टाइम के आसपास की बात है। उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया और यूट्यूब पे 6 महीने सिवा धक्के के कुछ नहीं खाए उसने, व्यू नहीं आए। 6 महीने के आखिर में उसने एक वीडियो डाली, नोटिफिकेशन की, और उस वीडियो पे पहली बार व्यू आए 1000 व्यू। और उस 1000 व्यू ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उसके बाद उसने अपनी मेहनत को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया, अपनी कमियां ढूंढी, अपनी गलतियां ढूंढी कि क्या लैक है, और बढ़ता बढ़ता वो उसका चैनल इतना बड़ा बना। बाद में उसने अनअकैडमी में भी जाके पढ़ाया एज ए टीचर। इस समय वो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और बेहतरीन बच्चा है और बेहतरीन ऑफिसर है। तो स्वागत करते हैं सुनील का। सुनील भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 2022 का स्टूडेंट जब इतने संघर्ष करके आता है तो सच में बड़ा गर्व की बात होती है। मैंने जिस दिन पहली बार परसेंटेज डाला था, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो परसेंटेज डाला था पहले से, तो उस समय तक मेरा नाम हो चुका था थोड़ा थोड़ा करके। तो परसेंटेज रोज लगभग 1 लाख व्यू ले लेता है। आज भी 1-1.5 लाख रोज के उसके व्यू आ जाते हैं, जो पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसके भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा जो 1-2 व्यू पे चलता रहे, उसका यार क्या संघर्ष हो। तो सोचता क्या था, क्योंकि हम मेरे साथ भी जो किताबों में काम करते हैं लड़के, वो भी टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी मैं देखता हूँ कि चैनल बना लेते हैं, आपस में एक दूसरे को भेजे जाते हैं, तू भी सब्सक्राइब कर ले, तू भी, और आपस में सब एक दूसरे के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यू होते हैं 8-10। मैं तो उनको कहता हूँ भाई तुम कर क्या रहे हो? जब तुम्हारे 2 महीने हो गए, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन जब मैं आपसे मिला हूं ना तो मुझे महसूस हुआ है कि नहीं, बन सकती है बात। लेकिन मुझे ये बता, क्या तेरा वो सोचने का उस समय क्या तरीका होता था जब थोड़ी से सब्सक्राइबर पे रोज रहते थे? तो उस समय सोचते क्या थे? सर उस टाइम माइंडसेट ये था कि मतलब मेरा सर मोटिव ये नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है। हाँ। स्टार्टिंग में तो क्योंकि मेरा ये था कि सर उस टाइम मेरी पढ़ाई वगैरह, लॉकडाउन का टाइम था,
तो स्टडी वगैरह मेरी, हाँ स्टडी वगैरह मेरी हो भी रही थी उस टाइम पे सर। और ना ही कोई एग्जाम वगैरह सर, नोटिफिकेशन अभी इस टाइम लेट हो गए थे। तो मेरा ये था कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो इससे मेरा रिवीजन होगा। तो सर यही मेरा एक्चुअल मोटिव था उस टाइम पे। लेकिन जानता है, इस जो मोटिव है, हाँ ये तूने रैंडमली सोचा, लेकिन ये बहुत बड़ा मोटिव है। जी सर। मैं कल भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें एक अध्याय में एक लाइन लिखी हुई थी कि मन को है ना खाली मत रहने दो। जी सर। अगर मन खाली रहेगा तो इससे बड़ा साला जानवर नहीं है। बिल्कुल सर। है ना, ये फिर कहाँ ले जाएगा पता नहीं रहेगा। तो बेटर है कि इसको किसी ना किसी काम में उलझाए रखो। जी सर। तो तूने बहुत अच्छा किया कि तूने पढ़ाने के काम में उलझा दिया। उससे सबसे बड़ा फायदा जानता है तुझे क्या हुआ होगा? कि तेरी कमियां जो मैथ में रही होंगी ना, वो उजागर हो गई होंगी और वो तूने सुधारी होंगी। बिल्कुल। और रिवीजन और कॉन्सेप्ट तेरी टिप्स पे आ गए होंगे। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर हम कोई सब्जेक्ट, मैथ चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई भी हो, अगर हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ हम खुद के लिए पढ़ते हैं, जेन्युइन। और अगर हम एज ए फैकल्टी पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला कोई डाउट पूछेगा, एग्जैक्टली, उस डाउट का भी हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो उस टाइम क्या हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो सर मैंने उस टाइम पे इतना पढ़ता था कि ये फॉर्मूला आया तो ये बना क्यों, तो इतना डीपली मैंने पढ़ा था उस टाइम में, और ये मुझे फायदा हुआ आगे जाके। एग्जैक्टली है ना, बिल्कुल ठीक पहचाना तूने, क्योंकि टीचर है ना तू, है ना, उसके बाद तो एक्साइज इंस्पेक्टर है। और मेरे से कई सारे इंटरव्यू में, जैसे मैं भी आज तक में भी गया था, तो वहाँ मेरा पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने कहा कि आप इतने बच्चों तक पहुंच कैसे गए? तो मैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन आप समझ पाएंगे बच्चों, हमने ऑफलाइन पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ डाउट आता है, किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है। और जब हम ये सोच के पढ़ाने लगे ना कि हाँ यार इस पॉइंट पे बच्चा फंस सकता है, तो बेटर है कि इस पॉइंट को और थोड़ा सा घुमा के लाओ और सॉफ्टली रिप्रेजेंट करो। जी। असली टीचिंग स्टाइल वही होती है। और जो आजकल ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनके साथ दिक्कत यही है, ऑफलाइन उन्होंने कभी बच्चे पढ़ाए नहीं है। जी सर। और जब ऑफलाइन बच्चे पढ़ाए नहीं, तो टीचिंग स्टाइल है ही नहीं, भोकाल भोकाल में रह जाते हैं। तो अब मुझे तो स्टार्टिंग से लेके आओ, वापसी से तैयारी करने की पहली बार सोची कब थी? सर मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, मेरे 10th से। तो मेरी सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर आपके साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं, हाँ, और आपके 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन सर मेरे 10th के अंदर ही मेरे मार्क्स थे 59। अच्छा। हाँ। और इसमें मेरे सर मैथ्स में मार्क्स अच्छे थे, बाकी सब में कम मार्क्स थे मेरे। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं 12th में था, 12th के अंदर मेरी परसेंटेज थी 54। फिर उसके बाद मैंने बीटेक करी। बीटेक के अंदर सर लगातार एक फर्स्ट ईयर में सर अपने 6 सेमेस्टर होते हैं। सॉरी, अपने एक सेमेस्टर होता है, उसमें 6 अपने सब्जेक्ट होते हैं। मेरे साथ 6 की 6 बैक थी फर्स्ट सेमेस्टर में। घर वालों ने पीटा नहीं तुझे? सर मैंने घर बताई थी 3 ही। अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी सर मेरे 3 बैक थी। अच्छा। और थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेरे 3 बैक थी। उत्तरी है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं बीटेक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में मतलब तू अच्छे लेवल का खिलाड़ी था? नहीं सर, एक्चुअली ये थे कि इस टाइम मैं पढ़ाई में ध्यान देता नहीं था। अच्छा। मतलब उस टाइम मुझे एक शौक लगा था गेम का सर। गेम ऑनलाइन सर गेम होता है, टेकन 3 वगैरह थे सर। अच्छा अच्छा, वही पबजी वाला है तो नहीं सर, पबजी वाला नहीं सर। अच्छा, ये और गेम होता है कोई? ये मतलब बॉक्स वाला गेम होता है, इस टाइप वाला, मतलब ऑनलाइन ही गेम होता है? नहीं, ऑफलाइन था ये वाला गेम। वीडियो गेम की दुकानें जो लगी रहती थी, उसमें बच्चे लगे रहते थे सारे दिन? हाँ सर। अच्छा, वो उसमें मतलब इतना भयंकर शौक लगा था मुझे कि जो स्कूल के जो डायरेक्टर थे, उनको पता लग गया था कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये गेम में फंसा हुआ है। समझ गया। तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके अलग से मारते थे। और उन्होंने जो जहाँ मैं गेम खेलता था वहां तक, वो दुकान तक गए वहां पर, उनको मना किया कि इसको गेम खेलने मत देना। नाइस। लेकिन पता नहीं फिर मेरे अंदर ऐसा था कि छोड़ूंगा तो अपने मन से छोड़ूंगा, वरना ये नहीं छूटेगा गेम ये। ऐसा जब मैं था ना, शायद 8वीं 9वीं क्लास में था, तब तो ये बहुत पीक पे था उस समय। तो ऑफलाइन का तो जब स्कूल का टाइम होता था, हमारा दोपहर का स्कूल होता था, सरकारी स्कूल। पहले लड़कियां का स्कूल रहता था मॉर्निंग, फिर हम इवनिंग में रहता। तब देखते थे कि दुकान खड़े होके वो कार्टून से देखते टप 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 ऐसे जो आते रहते, तो मारने वाला, मारियो मुरियो वाला। फिर वो छोड़ा कैसे? सर वो 12th बाद मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक ही मतलब माइंड से निकलने लग गया। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने खुद छोड़ा। तो 12th जैसे हुई, उसके बाद बीटेक में जाने लगा मैं, तो फिर धीरे धीरे उस गेम से दिमाग हटने लग गया। फिर एसएससी के बारे में कब सोचा? सर जैसे मेरी बीटेक चल रही थी फाइनल ईयर, तो उस टाइम मैंने सर 12th को पढ़ाना चालू किया था मैथ। अच्छा, नाइस। जब मैं बीटेक कर रहा था, तो वहां से मुझे थोड़ा टीचिंग का शौक लगा था।
क्योंकि उस टाइम सर जैसे घर वाले इतना अच्छा बैकग्राउंड था नहीं मेरा, लेकिन मुझे उस टाइम मोबाइल लेना था अच्छा क्योंकि फिर? मेरे दोस्तों का मोबाइल था, तो हाँ। मुझे लगा कि घर वाले देंगे नहीं पैसे। तो मैंने उस टाइम पे 12th वालों को मैथ पढ़ाना चालू किया। उस टाइम सर मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, अच्छा वो भी मेरे जानकारी का था। अच्छा, तेरा वो हाँ। YouTube सब्सक्राइबर वाला हाल है। हाँ। तो उसके बाद उसको मैंने मैथ पढ़ाई, तो उसने क्या है, उसमें था सरकारी स्कूल के अंदर, हाँ। तो अपने दो दो वो लाया दोस्तों को वो। उसके बाद सर मतलब उनको अच्छा लगा, तो उस टाइम मेरे पास कम से कम 20 बच्चे हो गए थे, नाइस। और मेरी फीस मात्र 2,000 रुपये थी उस टाइम पे, पूरे कोर्स की सर। अच्छा। हाँ, और वो 4 महीने का कोर्स था। तो इतने मेरा काम हो गया था, मोबाइल आ गया था मेरा। फिर फिर मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद में फिर बीटेक होने के बाद सर मैंने मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ाना चालू किया बीटेक वालों को ही। अच्छा, इतना बड़ा खिलाड़ी था क्या तो? मतलब ये सर मेरे लिए था कि मतलब मुझे कमाना है पैसा, मतलब एक तरह से। नाइस। अच्छा, मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम इतना था नहीं, क्रेज क्रेज मेरा नहीं कोई। था, हाँ, बस पैसा निकालना। बस पैसा नहीं कमाना था मुझे। अच्छा, फिर एसएससी का कब सोचा? हाँ, तो उस टाइम सर जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गया। उस टाइम सर मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम। अच्छा, और भाई कितने हो आप लोग? 3 भाई हैं हम। अच्छा, हाँ, बड़ा फिर? मैं 20 वाला हूँ, उसके अच्छा, फिर बाद एक छोटा। छोटा वाला। हाँ, अच्छा, फिर? तो जैसे बड़े भैया का सिलेक्शन हुआ, दिल्ली एम्स के अंदर है वो नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर आप समझते हैं, पहले जिन जो नर्स होते थे हाँ उनको नाम अब बदल दिया नर्सिंग ऑफिसर, और 4600 ग्रेड पे लोग ज्वाइन करते हैं। जी सर। ठीक है, और ये भी अच्छी पोस्ट होती है, और इनको बहुत सारे अलाउंसेज और भी होते हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं बाकी पोस्टों जी से। सर। हाँ, अच्छा, बड़े भाई लग गए हाँ, एम्स में। तो उस टाइम सर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाया था, तो मेरी सैलरी थी मात्र 12,000 रुपये। तो मुझे लगा कि जब बड़े भैया भी, उनकी सैलरी स्टार्टिंग लगी थी शायद 56 के अराउंड, समझ गया। और उनका शायद HRA लगभग इतना ही होगा, 10-12 हज़ार के आसपास। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना उनको HRA और थोड़ा अलाउंस मिल रहे हैं, उतनी मेरी सैलरी यहाँ पर। सच बात है। हाँ, तो मैं आगे सर्वाइव कैसे करूंगा इसमें, जेन्युइन। इतनी सैलरी के अंदर। बिल्कुल। और प्राइवेट कॉलेज सर इंजीनियरिंग का उस टाइम पे बहुत बेकार हाल था, मतलब ऐसा लग रहा कि वो कॉलेज बंद होने वाले हैं। हाँ, जब तुझे टीचर रखा हुआ था तो मैं समझ सकता हूँ। सॉरी यार, मुझे ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा सर, मैंने कॉलेज में फोन किया कि मैं कल से नहीं आ रहा कॉलेज। अच्छा, सीधा रेंट हाँ, पे। मैंने डिसीजन उसी दिन लिया, सेम डे। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं वहां जाऊंगा फिर। बड़े भाई की तनख्वाह और उसको देख के, हाँ कामयाबी को देख हाँ, के। हाँ। तो मैंने बोल दिया कॉलेज मैं कल से कॉलेज आऊंगा ही नहीं। और फिर बोले कि नहीं, आपके जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल, वो उनके पास ही थे, अच्छा। तो वो देने से मना कर रहे थे। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो। मैंने वो डॉक्यूमेंट फिर निकलवा लिए थे मैंने यूनिवर्सिटी जाके, जैसे बीटेक का था अपना सब जो, और मैंने जाना कर दिया। फिर मैंने उस टाइम मैंने कोचिंग स्टार्ट करी सर, रेलवे की मैंने। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिए? नहीं दी सर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो रखा था, ग्रेजुएशन की रखी थी मार्कशीट वगैरह फाइनल ईयर की बस। और मैंने उस टाइम वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी की। अच्छा। क्योंकि मेरे माइंडसेट में ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अब लगना ही है, जिससे बड़े बड़े सिलेक्शन हुआ। तो मैंने देखा कि आसपास कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो एनटीपीसी की वैकेंसी थी। तो मैं रेलवे की तैयारी करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग गया, पूछने गया कि क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो सर आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके पढ़ पाओगे, इसलिए आप एसएससी की तैयारी करो, उसमें आपको इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगी आपकी, फिर आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छी बात है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा अपना। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी सर वहां से स्टार्ट की यहाँ पर। अच्छा, 2017 से। 2017 से। हाँ। और फिर जो तूने ब्रेक लिया यूट्यूब वाला, ये कब लिया था? सर 2017 के अंदर मैंने एग्जाम दिया था सीजल का, तो मेरा प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था। और उस टाइम सर ये था कि मतलब डिस्क्रिप्टिव भी था उस टाइम पे। हाँ, टायर 3 जिसे हम कहते थे। उसके बाद जो डीवी होता था अपना, वो भी उस टाइम मेरा हो गया था। उसके बाद निकले थे फाइनल मेरिट 17 के अंदर। नाइस। हाँ, तो पहले अटेम्प्ट तो तूने अच्छा ही किया फिर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा रहा था। और उस टाइम सर मैथ्स का पेपर ही बहुत हार्ड आया था, 17 वाले जो पेपर था। हाँ, याद है मुझे। हाँ, तो उसमें मेरे साथ मैथ्स में 140 के आसपास नंबर थे सर उस पेपर के अंदर। अच्छा। फिर फाइनल मेरिट में रह गया मैं। फिर मैंने वैसे ही 18 का दिया एग्जाम, उसके अंदर भी सेम वही रहा सर, फाइनल मेरिट में रह गया। अच्छा। 19 के अंदर भी सर फाइनल मेरिट में रह गया मैं, क्योंकि 19 वाले सर ये हुआ था कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। अच्छा। क्योंकि एक पेपर था उसके अंदर, जो आसान पेपर था, उसमें नंबर घटाए थे काफी ज्यादा उसके अंदर, नॉर्मलाइजेशन हाँ पीट किया। हाँ। तो सर इतना फिर डिमोटिवेट हो गया, तो फिर ऐसा लगा कि अब क्या ही मतलब तैयारी करने का। 3 एग्जाम दे लिए और तीनों फाइनल स्टेज पे आके रह जा रहा है। और उसके बाद मेरा तैयारी करने का मन था, लेकिन उस टाइम सर लग गया था लॉकडाउन। अच्छा। क्योंकि 2019 के आसपास की बात समझ थी। गया, कोविड फर्स्ट वेव आई। हाँ, तो उस टाइम ना तो कोई एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं सबको भूल जाऊंगा, और मेरा पढ़ाई जो माइंड सेट था वो भी खराब हो गया बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे सर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सर। अच्छा। और 6 महीने तक ये धीरे धीरे सरकता रहा। सरकता रही है।
और पहला जो पुश मिला वो मिला नोटिफिकेशन वाली वीडियो पे। जी सर। आज कितने सब्सक्राइबर हैं? सर आज मेरे 68,300। जबकि बीच में तूने बिल्कुल छोड़ दिया था, हाँ। क्योंकि तू तेरी जॉब लगी। हाँ और ये जो सीजीएल 2022 वाला दोबारा से तूने दिया, जी सर। तो उसमें गैप जब छोड़ा था 2 साल गैप था सर। हाँ, तो उस समय दिया ही नहीं एग्जाम। हाँ दिया ही नहीं, मैंने फॉर्म ही नहीं लगाया। तो अगर तू उस समय मैथ पढ़ा रहा था तो बाकी चीजें तैयार कर रहा था कि नहीं? जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। हाँ सर, मैंने एक्चुअली क्या करा, यूट्यूब पे जब पढ़ा रहा था तो मैंने जीके भी मैंने पढ़ाई थी सर। अच्छा। मतलब जीके के जितने स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं ये पढ़ाई मैंने, और साथ साथ में पढ़ता भी रहा था। ये था मेरा सर मतलब। अच्छा, एक फायदा तो है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो आप किसी भी एक बच्चे को पकड़ लीजिए जिसका मैथ कमजोर है या जिसकी इंग्लिश कमजोर है या कोई सब्जेक्ट कमजोर है, और उसको है ना पढ़ाना शुरू कर दो, और कोशिश करो कि उसके बदले उससे कुछ लिया जाए, चाहे वो 10 ही पैसे दे या 10 ही रुपए दे, लेकिन 10 रुपए लो और उसको पढ़ाओ। जब आप उसको पढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट को बार बार गलत कर रहे हो या कौन सी चीज ऐसी जो याद नहीं रहती, और धीरे धीरे वो परमानेंट मेमोरी में सेट होता है। तो वो एक अच्छा तरीका सीखने का। अच्छा, मुझे बता कि फिर तेरी ज्वाइनिंग कब हुई जीएसटी इंस्पेक्टर? सर मेरी 2023 पे हुई थी, सितंबर के अंदर। 2023 सितंबर। हाँ। तो ट्रेनिंग हो गई तुम्हारी? हाँ सर, ट्रेनिंग को हुई। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में होता क्या क्या है? सर ट्रेनिंग में सर ऐसा होता है कि अपने लगभग 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है वाली। तो उसके अंदर अपने लास्ट के जो 14 डेज होते हैं उसमें पुलिस ट्रेनिंग होती है, इसमें अपने आर्म्स वगैरह चलाना सिखाते हैं। और उसके जो पहले जो ट्रेनिंग होती है बाकी पूरी, उसके अंदर सिर्फ हमें जीएसटी के लॉ वगैरह होते हैं, कस्टम के लॉ वगैरह होते हैं, वो सिखाते हैं मतलब सर। अच्छा, आप लोगों को बंदूक भी नहीं मिलती होगी डिपार्टमेंट? नहीं सर, है ना? लेकिन ये है कि सर हम लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, मिल सकता है आप लोगों को? क्योंकि सर हमारे पोस्ट में क्या है कि जैसे अगर आप डेपुटेशन में जा रहे हैं तो वहां पर आप सीबीआई में चले गए, आप ईडी में चले गए आप। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर डेपुटेशन पे जा सकता है? सर ईडी, ईडी, डीजीआई, सीबीआई, इनमें डेपुटेशन जा सकता है। तो कई बार वहां पर जरूरत पड़ जाती है सर। ओके। हाँ अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में है, जी सर, कितने साल में प्रमोट हो जा रहा है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे? सर 5 to 6 ईयर्स मिनिमम। 5 to 6 ईयर मिनिमम। अच्छा, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर जब आप कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, जी सर। कोई चीज खरीदते हैं, तो आप लोग जीएसटी भरते हैं कि नहीं भरते? सर जीएसटी भरते हैं, सब भरते हैं सर। ऐसा नहीं होता सर कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वो जीएसटी नहीं भरेगा। तुम आई कार्ड दिखाए दौसन दिखाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कभी जीएसटी इंस्पेक्टर के आई कार्ड का कोई फायदा उठाया है? हाँ सर, थोड़ा बहुत उठाया है। क्या बता? सर जैसे गाड़ी पार्क लगाते हैं, कार वगैरह जाते हैं, तो पार्किंग वाले से मैंने क्या कैब रखा की आगे। तो कई बार, एक बार था मुंबई के अंदर, स्टेशन के बाहर जो पार्किंग होती है, मैं गाड़ी लगाई, मैंने जब वापस आ रहा था तो पर्ची काटने के लिए आगे आता है काटने के लिए। तो जैसे उसने कैब देखी मेरी तो पीछे हट गया वापिस और बस में निकल गया। तो वो थोड़ा फायदा मिला था। और जैसे मुंबई के अंदर जो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं तो हम जाते हैं ग्रुप वगैरह में, तो वहाँ पर कार्ड दिखा के थोड़ा डिस्काउंट करवा लेते हैं उनसे बोल के। अच्छा, कर देते हैं। हाँ, मेरे बैच का ही है, वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर ही है। तो अच्छा। वो है महाराष्ट्र का, लेकिन वो अच्छा बंदा है, बहुत नाइस बंदा है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट जरूर बताइए, और अगर आप कुछ और नई चीज आप जानना चाहते हैं तो जरूर